हेलो बच्चों, विद्या वाहिनी चैनल में आप सबका स्वागत। मैं संजीवनी शिंदे आज लेकर आई हूँ आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठ्य पुस्तक लोक भारती से पाठ 10वां। पाठ का नाम है रात का चौकीदार। सुरेश कुशवाहा। तन्मय यह लेखक है और यह पूरक पठन का पाठ है। बच्चों, इसके पहले पूरक पठन कविता और पूरक पठन पाठ के बारे में मैंने बता दिया है, तो भी और एक बार बता देती हूँ। पूरक पठन पाठ या कविता हो तो उस पर सिर्फ 4 अंकों का प्रश्न आता है। 2 अंकों का प्रश्न शब्द या वाक्यों में उत्तर देने के लिए आता है और 2 अंक का प्रश्न कविता हो तो सरल अर्थ के लिए और पाठ हो तो स्वमत का 1-2 अंकों का प्रश्न आता है। तो इस पाठ में ज़्यादातर मुहावरे और शब्दार्थ शब्द संपदा की पढ़ाई करना जरूरी नहीं है। तो चलो बच्चों, हम पाठ की शुरुआत करेंगे। पहले देखेंगे हम लेखक का परिचय। इनका जन्म जबलपुर में हुआ है। परिचय: तन्मय जी कवि लेखक के रूप में प्रसिद्ध है। उनकी रचनाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में छपती रहती है। प्रमुख कृतियां: अक्षरदीप जलाए, बाल कविता संग्रह, छोटू का दर्द, कहानी, शेष कुशल है, काव्य संग्रह आदि। अब हम देखेंगे गद्य संबंधी क्या कहा है। यह एक लघु कथा है, यानी इस पाठ की विधा है लघु कथा। लघु कथा किसी बहुत बड़े परिदृश्य में से एक विशेष क्षण प्रसंग को प्रस्तुत करने का चातुर्य है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने चौकीदार के माध्यम से जहां इस पेशे से जुड़े लोगों की ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा को दिखाया है, वही कुछ लोगों की मुक्तखोरी को दर्शाते हुए जन जागृति करने का प्रयास किया है। तो देखेंगे चौकीदार के माध्यम से लेखक ने जन जागृति का कार्य किया है, कोशिश की है, उसको हम देखेंगे। थोड़ा पाठ पढ़ते हुए समझाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। दिसंबर जनवरी की हाड़ कांपती ठंड हो, झमाझम बरसती वर्षा हो या उमस भरी गर्मी की रातें, हर मौसम में रात 12 बजे के बाद चौकीदार नाम का यह निरीह प्राणी सड़क पर लाठी ठोकते, सीटी बजाते, हमें सचेत करते हुए कॉलोनी में रात भर चक्कर लगाते रोज सुनाई पड़ता है। दिसंबर जनवरी की हाड़ कांपती ठंड, यानी हाड़ कांपती ठंड यानी हड्डी को कांप देने वाली कड़कड़ाती हुई ठंड, तो उसे हाड़ कांपती ठंड कहा है। ऐसी कड़कड़ाती ठंड हो या झमाझम बरसती यानी जोरों की तेज बारिश हो या उमस भरी, उमस यानी उष्णता, गर्मी भरी रातें हो, यानी तीनों मौसम कड़कड़ाते हैं, तो ऐसे में भी हर प्रत्येक मौसम में रात के 12 बजे के बाद, क्योंकि रात के 12 बजे तक तो लोगों की चहल पहल रहती है, लेकिन रात के 12 बजे के बाद सब जगह सुनसान हो जाता है और ऐसे में यह चौकीदार नामक निरीह प्राणी की कार्य की शुरुआत होती है। रात के 12 बजे के बाद चौकीदार नाम का यह निरीह प्राणी, यानी निरीह यानी इच्छा रहित, कोई इच्छा नहीं है, ज़्यादा कुछ सोच नहीं है, और ईमानदार प्राणी, उसके पीछे ईमानदार यह विशेषता लगती है, वह ईमानदार होता है। सड़क पर अपनी लाठी ठोकते हुए सीटी बजाता है और हमें सचेत करते हुए, यानी हमें सचेत करते हुए, हमें जागरूक करते हुए वह कॉलोनी में रात भर चक्कर लगाते
रोज सुनाई पड़ता है। यानी इस तरह का हर दिन उसका कार्य चला रहता है। हर महीने की तरह पहली तारीख को हल्के से गेट बजाकर खड़ा हो जाता है, साहब जी पैसे। यानी हर महीने के 1 तारीख को वह हमारे घर के सामने आता है, अपना घर का गेट वह हल्का सा बजाता है, जोर जोर से नहीं। यानी दूसरों को तकलीफ देना उसके बस का ही नहीं है, इसके लिए वो हल्का सा गेट बजाता है और कहता है कि साहब जी पैसे। वह कहता है साहब जी पैसे। तो जब पूछा जाता है उसके प्रश्न पर दूसरा प्रश्न, कितने पैसे, वह उससे पूछता है। यानी जिसके गेट बजाया होगा उसको वो पूछता है साहब पैसे। तो वह पूछते हैं, जो भी जिसका भी गेट बजाए वो पूछता है कितना पैसा। तो वह जवाब देता है साहब जी 1 रुपया रोज के हिसाब से महीने के 30 रुपये। आपको तो मालूम ही है, यानी हर महीने का हिसाब है। तो वो बता देता है हर रात का 1 रुपया। महीने में 30 दिन है तो 30 रातें हो गई, तो 30 रातों के 30 रुपये। आपको तो इतना मालूम ही है। आगे जाकर वह कहता है अच्छा एक बताओ बहादुर, महीने में कितने घरों से पैसे मिल जाते हैं। तो लेखक थोड़ा समय है आज उनके पास, तो वह लेखक चौकीदार की पूछताछ करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हाँ बता दो कि हर महीने में कितने घरों से तुम्हें पैसे मिल जाते हैं। तो चौकीदार क्या जवाब देता है, देखिए साहब जी यह पक्का नहीं है, कभी 60 घर से, कभी 50 से, तीज त्योहार पर बाकी घरों से भी कभी कुछ मिल जाता है। इतने में ठीक ठाक गुजारा भी हो जाता है हमारा। तो वो चौकीदार कितना, देखो उसका काम है, काम करता रहता है ईमानदारी से, लेकिन पैसा ईमानदारी से मिलता नहीं है, तो भी जो मिलता है उसमें खुश रहकर वह काम करता रहता है। वो कहता है कि 60 घर या कभी 50 घरों से मुझे पैसा मिलता है, और तीज त्योहार यानी कोई त्योहार है तो बाकी घरों में भी कुछ ना कुछ तो मिलता ही है, और जो भी इतना सारा मिलता है उसमें मेरा ठीक ठाक गुजारा होता रहता है, मेरे गुजारे के लिए इतना बस होता है। पर कॉलोनी में तो 100-125 से भी अधिक घर है, फिर इतने कम क्यों। तो वो पूछता है, लेखक पूछते हैं कि अरे तुम तो बोल रहे हो 50-60 घरों से पैसा मिलता है, अपने कॉलोनी में तो 125-125 घर है, तो इतने कम घरों से क्यों पैसा मिलता है। तो उसका भी जवाब चौकीदार देता है, तो फिर तुम उनके घर के सामने सीटी बजाकर चौकसी रखते हो कि नहीं। यानी आधे घरों से तो पैसा मिलता ही नहीं है, आधे घरों से ही मिलता है। तो लेखक पूछता है कि जिन घरों से तुम्हें पैसा नहीं मिलता उनके घरों की चौकसी तुम करते हो या नहीं। ये चौकसी यानी देखरेख, यानी जो सुरक्षा व्यवस्था की देखरेख तुम करते हो या नहीं। तो उसका जवाब भी चौकीदार कितना अच्छा देता है, हाँ साहब जी चौकसी रखना तो मेरी जिम्मेदारी है। यानी देखो चौकीदार एक मामूली सी व्यक्ति है, वह अपनी जिम्मेदारी को नहीं भूला है। वह क्या कहता है कि सबके घर की चौकसी करना, सबके घर की सुरक्षा की ओर देखना मेरा कर्तव्य है। मैं केवल पैसे के लिए ही काम नहीं करता, फिर उनकी चौकसी रखना तो और जरूरी हो जाता है। यानी वो कहता है कि सिर्फ पैसे के लिए मैं नहीं काम करता, मैंने एक बार जुबान दी है कि हर रात को मैं सबकी सुरक्षा की देखभाल करूंगा, तो मेरा कर्तव्य मैं करता रहता हूँ। और आगे जाकर और एक बात बता देते हैं, भगवान नहीं करे यदि उनके घर चोरी वोरी की घटना हो जाए तो पुलिस फिर भी हमसे पूछने न। यानी वो कहता है कि अगर गलती से जिस घर से मुझे पैसा नहीं मिलता है ऐसे घरों में अगर चोरी वोरी हो गई तो पुलिस सबसे पहले हमें ही पूछती है, और घर के लोग भी वही संदेह करते हैं कि शायद हम पैसा नहीं देते थे इसलिए ठीक से रखवाली नहीं की होगी, ऐसा कहा जाता है। और वे भी हम पर झूठा आरोप लगा सकते हैं। यानी जिस घर से पैसा नहीं मिलता उस घर में अगर चोरी वोरी हो गई तो वो लोग भी हमसे जरूर
आरोप हम पर लगाएंगे कि पैसे नहीं देते इसलिए चौकीदार ने ही चोरी करवा दी, यानी खुद नहीं की लेकिन किसी से चोरी करवा दी होगी, ऐसा आरोप वो लगा सकते हैं। इसलिए ऐसा पहले मेरे साथ हो चुका है साहब जी। वो कहते हैं इसके पहले ऐसा एक दो बार मेरे साथ हुआ है कि जिन घरों से पैसा नहीं आया उन घरों में कुछ होने के बाद उन्होंने सबसे पहले मेरे ऊपर ही आरोप लगाया है। अच्छा ये बताओ, रात में अकेले घूमते तुम्हें डर नहीं लगता? तो आगे जाकर लेखक चौकीदार को पूछते हैं कि रात में अकेले लाठी लेकर घूमते हो तो तुम्हें डर नहीं लगता? क्यों नहीं लगेगा, वो तो लगेगा ही। डर क्यों नहीं लगता साहब जी? दुनिया में जितने जिंदे जीव है सबको किसी ना किसी से डर लगता है। चौकीदार कहता है कि दुनिया में जितने भी जिंदा जीव है सबको किसी ना किसी से डर लगता है, मुझे भी डर लगता है। तो कहते हैं बड़े आदमी को डर लगता है तो फिर हम तो बहुत छोटे आदमी हैं। वो कहते हैं कि डर सभी को लगता है, बड़े बड़े लोगों को डर लगता है, हम तो छोटे छोटे आदमी हैं तो हमें तो डर लगेगा ही ना। कई बार नशे पत्ते वाले और गुंडे बदमाशों से मारपीट भी हो जाती है। वो कहते हैं कि कई बार नशे पत्ते वाले गुंडे बदमाश लोगों से मारपीट भी हो जाती है। शरीफ दिखने वाले लोगों से झिड़कियाँ, दुत्कार और धौंस मिलना तो रोज की बात है। और जो शरीफ लोग होते हैं उनसे हमें क्या मिलता है? झिड़कियाँ यानी फटकार, दुत्कार यानी तिरस्कार और धौंस यानी धमकी। इस प्रकार शरीफ लोग भी हमारे साथ बुरा व्यवहार करते हैं, गुंडे बदमाश तो मारपीट भी करते हैं हमारे साथ। अच्छा बहादुर, सोते कब हो तुम? वह फिर प्रश्न करता है। फिर लेखक पूछता है कि रात भर तो तुम जागते रहते हो लाठी ठोकते ठोकते, तो सोते कब हो तुम? तो इसका उत्तर जो चौकीदार क्या देता है, साहब जी रोज सुबह 8-9 बजे एक बार कॉलोनी में चक्कर लगाकर तसल्ली कर लेता हूँ कि सब कुछ ठीक है ना, फिर कल की नींद पूरी करने और आज रात में फिर जागने के लिए आराम से अपनी नींद पूरी करता हूँ। अच्छा साहब जी, अब आप पैसे दे दे तो मैं अगले घर जाऊँ। वो साहब जी को बता देता है सुबह 8-9 बजे तक तो मैं जागता रहता हूँ, 8-9 बजे सब जाग उठते हैं, तो फिर एक बार चक्कर लगा देता हूँ, सब घरों में ठीक ठाक है या नहीं देखता हूँ। इन्हें बाहर से अंदाजा लेता है, हर घर में नहीं जाते वो, बाहर से अंदाजा लेता हूँ, सब ठीक ठाक है ऐसा लगने के बाद मैं चला जाता हूँ और फिर मैं आराम करता हूँ। किस लिए आराम करता हूँ? गई रात का जो नींद है वो पूरी करने के लिए और आने वाली रात में जागने के लिए मैं अपनी नींद पूरी कर लेता हूँ। यह बताकर चौकीदार लेखक को कहते हैं कि अब तुम मुझे पैसे दे दो तो मैं अगले घर पैसे मांगने के लिए जा सकता हूँ। तो लेखक मजे में क्या कहते, अरे भाई अभी तुमने ही कहा कि जो पैसे नहीं देते उनका ध्यान तुम्हें ज़्यादा रखना पड़ता है, तो मैं भी मेरे घर की ओर ज़्यादा रखना, आप देखिए यही इच्छा व्यक्त करता हूँ इसलिए आपको पैसा नहीं देना चाहता, ऐसा मजे में कहते हैं। तो देखो वो किसी पर जोर ज़बरदस्ती नहीं करता, वो कहता है तो अब से मेरे घर की चौकसी भी तुम्हें बिना पैसों की करनी होगी, समझे? और आगे लेखक कहते हैं कि आज के बाद मैं तुम्हें पैसा देने वाला नहीं हूँ, तो बिना पैसों से मेरे घर की चौकसी तुम्हें करनी पड़ेगी, समझे? तो बिना झिकझिके चौकीदार कहता है जैसी आपकी इच्छा साहब जी, इन्हें आपकी जैसी इच्छा है, आप नहीं पैसा देने चाहते हो तो मत दो, मैं आपकी घर की चौकसी करता रहूँगा। और चौकीदार अगले घर की ओर बढ़ जाता है। मैं सोचता हूँ कि बिना किसी ऊपर दबाव अथवा नियंत्रण के एकाकी रूप से इतनी जिम्मेदारी से अपने कर्तव्य निभाने वाला, हमारी सुरक्षा की चिंता करने वाला, निष्कपट भाव से करने वाला यह रात का रखवाला स्वयं कितना असुरक्षित और अकेला है।
यानी लेखक कहते हैं कि कैसा है यह निरीह प्राणी, कैसा है ईमानदार प्राणी। इसके ऊपर से किसी का दबाव नहीं है कि रात के 12 बजे बाद तुम जागते हो या नहीं, सोते हो या नहीं, सोकर उठते हो या चौकसी करते या नहीं, घूमते फिरते हो या एक ही जगह पर बैठते हो। ऐसा देखने वाला कोई नहीं है इसके ऊपर। तो भी वह खुद को कितना जिम्मेदार, अपनी जिम्मेदारी से कर्तव्य को निभाता है। और दूसरों की चिंता करने वाला निष्कपट भाव का यह व्यक्ति, रात का रखवाला, स्वयं कितना असुरक्षित और अकेला है। क्योंकि गुंडों बदमाशों से अगर मुकाबला हो जाए तो इसके हाथ में एक लाठी के सिवा कुछ नहीं है। वो खुद का बचाव भी नहीं कर पाएगा, लेकिन वो दूसरों की सुरक्षा के बारे में कितना सजग है। आगे हम देखेंगे, मैं रात भर वहा पोह में रहा, यानी वहा पोह में रहना यानी उधेड़ बुन में रहना। लेखक रात भर सोचते रहते कि अरे ऐसे कैसे। एक चौकीदार, एक सामान्य व्यक्ति के बारे में लेखक सोचते रहते हैं कि वहा पोह में, उधेड़ बुन में, यानी ऐसा होगा या वैसा, ऐसा कैसा व्यक्ति है। ऐसा चौकीदार के जीवन के बारे में सोचते रहे। ठीक से नींद भी नहीं आई, और रात में चौकीदार के विचार से लेखक को ठीक से नींद भी नहीं आती। सवेरे उठने तक मैं निर्णय ले चुका था, और सवेरे उठने के पहले ही लेखक ने निर्णय लिया है। कौन सा? कि चौकीदार को पैसा दे देना। मैंने चौकीदार को बुलाया, उससे कहा मेरे घर की चौकसी करने का तुम्हें पूरा मेहनताना मिलेगा। मेहनताना यानी मेहनत की कमाई। जो तुम मेरे घर की चौकसी, सुरक्षा करने के लिए मेहनत करते हो, उसका जो बदलाव पैसे में है वो सब पैसा मैं तुम्हें देता रहूँगा। चौकीदार ने सलाम किया और चला गया। तब भी चौकीदार सलाम करता है, जी साहब कहता है, और वहाँ से चला जाता है। मैंने चैन की सांस लिया और उसके प्रति श्रद्धा बढ़ गई। लेखक कहते हैं मैंने चैन की सांस ली, यानी मैंने खुद को ही आश्वस्त किया और मेरी चौकीदार के प्रति श्रद्धा बढ़ गई। यहाँ देखो बच्चों, यह छोटा सा पाठ समाप्त हुआ है। एक चौकीदार के जीवन के बारे में इस पाठ में कहा गया है कि कम पैसों में लोगों के जो ईमानदारी से व्यवहार उसके साथ नहीं करते, उनके साथ भी वह अपना व्यवहार ईमानदारी से करता रहता है। यह चौकीदार की विशेषता है। अब हम देखेंगे इस पाठ का लेखन कार्य। पहले शब्द संसार। उमस यानी उष्णता, धौंस यानी धमकी, रोब, उहापोह यानी उधेड़ बुन, मुहावरे, तसल्ली करना, समाधान करना, चैन की सांस लेना, आश्वस्त होना। पाठ्य पुस्तक से अतिरिक्त शब्दार्थ। मैंने पहले ही कहा है कि पूरक पठन में शब्द संपदा की पढ़ाई करना जरूरी नहीं है, तो भी मैंने अतिरिक्त शब्दार्थ इसलिए दिए हैं क्योंकि उन शब्दों का अर्थ अगर आपको पता है तो यह पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। शब्दार्थ है निरीह, इच्छा रहित, झिड़कियाँ, फटकार, दुत्कार, तिरस्कार, तसल्ली करना, समाधान करना, मुहावरा है। और उसका वाक्य है विदेश से आए बेटे ने माँ के सभी प्रश्नों की तसल्ली कर दी। चैन की सांस लेना, आश्वस्त होना। विदेश से आए बेटे की खुशहाली सुनकर माँ ने चैन की सांस ली। उसके बाद पाठ के आंगन में कृतियाँ पूर्ण कीजिए। अब स्वाध्याय है, कृतियाँ है। पहली कृति है, आकृति हमें पूर्ण करनी है, वह है संजाल पूर्ण करना। क है चौकीदार से मारपीट करने वाले कौन कौन होते हैं? नशे वाले, पत्ते वाले, गुंडे और बदमाश। ख है कारण लिखिए। ख है
सॉरी, एक मिनट। चौकीदार, पहला है चौकीदार द्वारा पैसा ना देने वाले घरों की भी रखवाली करने का कारण, आरोप से बचने के लिए तथा वह केवल पैसे के लिए ही काम करता है, लोग ऐसा बोलेंगे उससे बचने के लिए। दूसरा, चौकीदार की असुरक्षा का कारण, गुंडे बदमाशों की मारपीट। अगला प्रश्न है दूसरा, नीचे दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। इसी प्रकार के अन्य 5 शब्द बनाकर अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। रातों में सड़क पर लाठी ठोंकते सीटी बजाकर पहरा देने वाला चौकीदार। और 6 है अपनी जिम्मेदारियां तथा कर्तव्य निभाने वाला जिम्मेदार। अगला प्रश्न है, घटना के अनुसार वाक्यों को उचित क्रम लगाकर लिखिए। तो ऐसा पहले मेरे साथ हो चुका है साहब जी, जैसी आपकी इच्छा साहब जी, रात में अकेले घूमते तुम्हें डर नहीं लगता। तो उसका सही क्रम है, पहला वाक्य है सही घटनाक्रम में पहला 2 वाक्य है, रात में अकेले घूमते तुम्हें डर नहीं लगता। दूसरा वाक्य है तो ऐसा पहले मेरे साथ हो चुका है साहब जी। तीसरा वाक्य है तो जैसी आपकी इच्छा साहब जी। इस प्रकार। चौथा प्रश्न है, लूट डकैती करने वालों ने चौकीदार से मारपीट की। यह समाचार पढ़कर मन में आए विचार लिखिए। यानी यह स्वमत का प्रश्न है। इसका उत्तर मैंने दिया है, चौकीदार एक गरीब इंसान अपने घर का पालन पोषण करने के लिए वह दूसरों के घरों की चौकीदारी करता है। चौकीदार जब चौकीदारी करता है तब कोई भी बुरी घटना वहाँ घटे, हर कोई उसकी ओर शक की दृष्टि से देखता है। पुलिस भी सबसे पहले उसकी ही पूछताछ करती है। चौकीदार के पास चौकीदारी करते वक्त कौन से साधन होते हैं? एक लाठी के सिवा उसके पास कुछ नहीं होता। डकैती या लूट मार करने वाले जब आते हैं तो उनके पास कई प्रकार के हथियार होते हैं। रात के समय लुटेरे या डकैत आए तो चौकीदार अपनी जान की परवाह न करते हुए उन्हें रोकने की कोशिश करता है। जब चौकीदारी के भरोसे हम अपने घर में चैन की नींद ले सकते हैं, मुझे लगता है कि ऐसे चौकीदार के साथ हमारा व्यवहार इंसानियत से भरा होना जरूरी है। हम मानवता की दृष्टि से उसकी ओर देखकर सहज बुद्धि रखेंगे तो उसका जीवन भी सुखमय हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न हम। पठनीय परिपाठ में सप्ताह भर के समाचार पत्रों के मुख्य मुद्दों को इकट्ठा करके वाचन कीजिए। तो यह परिपाठ आपकी पाठशाला में होता है। परिपाठ यानी सुबह की जो प्रार्थना और उसके साथ जो सुविचार, जो समाचार पढ़े जाते हैं वह। तो आपको कहा गया है एक सप्ताह के सब समाचार इकट्ठा करो और उसका वाचन करो। अगला है, ट्रैफिक पुलिस से बातचीत करके उनकी दिनचर्या संबंधी जानकारी लीजिए। वह बातचीत मैंने दी है यहाँ। छात्र यानी तुम हो। नमस्ते पुलिस चाचा। ट्रैफिक पुलिस, बोलो बच्चा, क्या सेवा करूँ आपकी? छात्र, नहीं नहीं चाचा जी, मैं ही तुम्हारी सेवा करने आया हूँ। पाठशाला से घर जा रहा था, आपको कड़ी धूप में खड़ा देखा तो आ गया मिलने। ए लो पानी पी लो। यानी छात्र ट्रैफिक पुलिस को पानी देता है। ट्रैफिक पुलिस, धन्यवाद बच्चे। छात्र, आपको हर दिन कड़ी धूप में काम करना पड़ता है? तो ट्रैफिक पुलिस क्या कहते हैं, हमेशा नहीं,
जिस समय मेरी ड्यूटी लगी हो उस समय पर निर्भर करता है। यानी अगर शाम की ड्यूटी लगी हो तो कड़ी धूप नहीं होती, अगर दोपहर की ड्यूटी हो तो कड़ी धूप होती है। वैसे फिर छात्र पूछता है, आपको अपनी ड्यूटी कैसे समझ में आती है? यानी आपको कहाँ ड्यूटी है, कब ड्यूटी है, कैसे समझ में आता है? तो ट्रैफिक पुलिस बता देते हैं। पुलिस थाने में एक रजिस्टर में लिखा रहता है समय और स्थान, यानी एक एक का नाम लिखा होगा और उसके समय उसके आगे उनकी ड्यूटी लिखी जाती होगी। छात्र, ड्यूटी के समय आप खाना कब खाते हो? तो ट्रैफिक पुलिस बताते हैं, बीच में थोड़ा समय दिया जाता है खाना खाने के लिए और उस समय में मैं खाना खा लेता हूँ। छात्र, आपको ये काम कैसे लगता है? यानी जो आप ट्रैफिक पुलिस का काम कर रहे हो वो काम आपको कैसे लगता है? तो ट्रैफिक पुलिस कहता है, मेरा काम मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे काम में यातायात के साधनों पर नियंत्रण रहता है और दुर्घटना से बचाव होता है। इन कारणों से मुझे मेरे काम पर गर्व होता है। तो फिर छात्र कहता है, हम जैसे बच्चों और समाज के लोगों को भी तुम पर गर्व है। बस जय हिंद और जय भारत। यहाँ ना अपनी बातचीत खत्म हुई है। अगला प्रश्न देखेंगे सोमत का। लेखनीय, अपने परिवार के चौकीदार द्वारा अच्छा कार्य करने हेतु अभिनंदन करने वाला पत्र लिखिए। यहाँ अपने परिसर में यानी अपनी सोसाइटी में जो कुछ कोई चौकीदार है तो उसने अच्छा कार्य किया है तो उसका कार्य अच्छा है यह कहने के लिए हमें पत्र लिखना है। तो पत्र लिखना हो, दिनांक 4 सितंबर 2024। आगे माननीय रविशंकर अपनी सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं। आदर्श सोसाइटी, शिवाजी चौक, सोलापुर। ईमेल आईडी उनकी। विषय है चौकीदार के कार्य की प्रशंसा करते हुए प्रशंसा पत्र। आगे जाकर पत्र का कलेवा। महोदय, मैं महेश सुतार, आदर्श सोसाइटी का निवासी, कल रात अपनी सोसाइटी में 2 गुंडे घुस आए थे। आप अपने चौकीदार नरेश ने उनका मुकाबला कर उन्हें भगा दिया। यह उनका कार्य बहुत ही प्रशंसनीय है। उनका अभिनंदन। धन्यवाद। आदर्श निवासी महेश। फिर महेश का पता आएगा, महेश सुतार, आगे जाकर आदर्श सोसाइटी, शिवाजी चौक, सोलापुर। उसके बाद महेश की ईमेल आईडी आएगी। इस प्रकार पूरा पत्र दिया है मैंने, उसे अच्छे से लिख कर रखो। अगला प्रश्न क्या है हम देखेंगे। मौलिक सृजन, पुलिस समाज के रक्षक, इस बारे में अपना मत लिखिए। तो उसका भी उत्तर मैंने सोमत दिया है। सीमा पर सैनिक तैनात रहते हैं, अपनी जान की बाजी लगाकर सीमा की सुरक्षा करते हैं, इसीलिए पूरा देश चैन की सांस लेता है। वैसे ही समाज में, शहर हो या गांव में होने वाली छोटी छोटी बुरी घटना, उनको निपटने के लिए या रोकने के लिए पुलिस तैनात रहती है। पुलिस के इन्हीं कार्यों से हम अपनी जिंदगी खुशहाली से जी पाते हैं। समाज में होने वाली अनेक घटनाएं, अच्छी हो या बुरी, सब जगह पुलिस तैनात रहती है। अच्छी घटनाएं ऐसे कि कोई मंत्री की सभा हो या किसी का गौरव समारोह हो, मंत्री उसका भाषण है, वहाँ सुरक्षा देना पुलिस का कार्य होता है। किसी व्यक्ति के अच्छे कार्य के लिए उसे पुरस्कार दिया जा रहा है, वहाँ की रक्षा का कार्य पुलिस का होता है। कोई घटना हो या निपटाने का कार्य पुलिस का होता है। कोई दुर्घटना हो, उसे निपटाने का कार्य पुलिस का होता है। तो पुलिस इस तरह बहुत सारी जिम्मेदारियां निभाती है और समाज की सेवा और रक्षा करते हैं। इसीलिए समाज में पुलिस का स्थान अटल है। भाषा बिंदु। भाषा बिंदु का मतलब हमेशा व्याकरण होता है। आज यहाँ व्याकरण है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया का। निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम एवं क्रिया छांटकर
दे दो। भेदों सहित लिखिए तथा अन्य पाठ्यपुस्तक में खोज कर नए वाक्य बनाइए। यहाँ वाक्य दिया है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं निज व्रत नहीं छोड़ता, मैं सदैव अपना कर्म करता हूँ और अन्यों से करवाता भी हूँ। इसमें सर्वनाम कौन कौन से हैं और उनके भेद कौन से हैं वो बता रही हूँ मैं। कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, मैं पुरुषवाचक सर्वनाम है, अपना निजवाचक सर्वनाम है, अन्यों पुरुषवाचक सर्वनाम है और मैं पुरुषवाचक सर्वनाम है। उसके बाद वाला प्रश्न है, यही वाक्य इसमें से क्रिया और क्रिया के भेद पहचानना है। उत्तर देखेंगे हम। हो मुख्य क्रिया है, जाए सहायक क्रिया है, छोड़ना सकर्मक क्रिया है, करता हूँ सकर्मक क्रिया है, करवाना द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। अब यही वाक्य दिया, नहीं अगला वाक्य है, देखेंगे अगला वाक्य। निम्न में से संज्ञा तथा विशेषण पहचान कर भी दो भेदों सहित लिखिए। वाक्य है, मोहन ने फलों की टोकरी में कुछ रसीले आम, थोड़े से बेर तथा कुछ अंगूर के गुच्छे साफ पानी से धोकर रखवा दिए। इसमें संज्ञा कौन कौन सी है? मोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा, फल टोकरी जातिवाचक संज्ञा, गुच्छे समूहवाचक संज्ञा, पानी द्रववाचक संज्ञा और रस आम, अंगूर, बेर यह व्यक्तिवाचक संज्ञा। इस प्रकार संज्ञाएं हो गई। अब विशेषण देखना है, वाक्य सही है वही है मोहन वाला विशेषण है। रसीले गुणवाचक विशेषण, कुछ अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण, थोड़े अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण, कुछ सार्वनामिक विशेषण, साफ गुणवाचक विशेषण। इस तरह आपने देखा कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया की जानकारी हमने ली है। अब बच्चों आ गया रचनाबोध। रचनाबोध यानी यह पाठ पढ़कर आपको क्या ज्ञान मिला, बोध यानी ज्ञान, आपको क्या ज्ञान मिला इसके बारे में 4-5 वाक्य आपको लिखने हैं। बच्चों रचनाबोध मैं कभी देती नहीं, क्योंकि वह आपकी सोच इस पाठ के बारे में क्या है वह होना चाहिए, वह आप जरूर करो क्योंकि वह काम आपको करना है। यहाँ इस प्रकार यह पाठ पूरा हो जाता है। तो बच्चों यहाँ यह पाठ पूरा हो गया है। अगला पाठ लेकर जल्दी ही मैं आऊँगी निर्माणों के पावन युग में। तब तक इंतज़ार में रहना। धन्यवाद बच्चों।